यारा दीवाना हूँ मैं भी कैसा, कौन भला है मेरे जैसा, तड़पूं रोऊं सजा है मेरी, सनम बड़ी बेवफा है मेरी। थंबनेल देखा होगा, शीर्षक है रंगीला हूँ लेकिन बादशाह हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने तुम लोगों को ये बतलाया था कि उत्तर मुगल काल औरंगजेब के मरने के बाद शुरू होता है। उसमें पहला करैक्टर जो उभर करके आया था वो करैक्टर था कौन? तो वो करैक्टर के रूप में जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हुई थी यारा, तो उसके शव को लाल किले के खुले प्रांगण में यूं ही छोड़ दिया गया था 1 माह तक, क्योंकि बेटों के बीच इस बात को लेकर के विवाद चल रहा था कि अगला शासक बनेगा कौन। ये निर्धारित होने के बाद चूँकि राज दरबार में 4 गुट आ चुके थे, ईरानी, तुरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी। उसमें सबसे ताकतवर गुट ईरानी गुट था और ईरानी गुट का मुखिया था जुल्फ़िकार खां। उसके बाद तुम पाते हो कि ईरानी गुट का मुखिया जुल्फ़िकार खां था और फ़ारूक सियर ने पहली बार हिंदुस्तानी गुट का सहयोग लिया। और हिंदुस्तानी गुट की सबसे बड़ी बात ये पाते हो कि उसका सहयोगी सैयद बंधु थे। और सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी गुट का प्रमुख है, और तुमको हम बतला चुके हैं 1000 बार कि हिंदुस्तानी गुट के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग बहुत कमज़ोर है, क्योंकि प्योरिटी ऑफ ब्लड इस पर लागू नहीं होता है, मतलब शुद्ध इस्लाम का खून नहीं है। ये लोग हिंदू थे जिस लोगों ने, भारतीय मुसलमानों ने इस्लाम को स्वीकार किया, इसलिए हिंदुस्तानी गुट को तवज्जो नहीं दिया जाता था। लेकिन यारा हिंदुस्तानी हो और बिहारी हो, तो बिहारी बहुत भारी होता है। वो आँख से काजल नहीं चुराता, आँखिए कोड़ के निकाल लेता है, क्योंकि बेटा सुझबे नहीं करेगा तो काजल खोजेगा कहाँ से। वही हुआ, यही कारण था कि फ़ारूक सियर को शासक उन लोगों ने बना दिया। और उस फ़ारूक सियर ने कत्ल किसका करवाया था? जहांदार शाह का। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार, और नम्र निवेदन है कि अभी एकदम चैनल बिल्कुल नया, हमको लगता है कि 7वां या 8वां दिन होगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने केबिन में कर रहा हूँ। लेकिन नम्र निवेदन है यार, स्किप मत करो, थोड़ा सुन लो ना। और कसम से मैं उस टाइप का हूँ नहीं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे। सो टाइगर सर नाम है मेरा। नम्र निवेदन है अभी कि एक फलदार पेड़ लगने दो, बनने दो, फिर जितना पत्थर मारना है, लाठी मारना है मारना, सहेंगे, लेकिन देंगे बदले में फल ही। सब्सक्राइब करा देना और सब्सक्राइब करवा देना अपने फैमिली वाले मेंबर से भी, आसपास और पड़ोसी से भी। एक छोटी सी उम्मीद है जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें पैसा लगना नहीं है। खैर, अब कहानी की कड़ी को आगे समझेगा। तो फ़ारूक सियर ने जहांदार शाह का कत्ल करवा करके सत्ता को प्राप्त कर लिया है। फ़ारूक सियर शासक बन चुका है। फ़ारूक सियर सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता को प्राप्त किया है। बंदे में इतना दमखम नहीं था कि अपने औकात पर, अपने बल पर, अपने दम पर वो शासक बन सके। सैयद बंधु में एक भाई बन जाता है प्रधानमंत्री और एक भाई बन जाता है तुम्हारा सेनापति। दोनों के हाथों में सत्ता का केंद्र है। हर कोई सैयद बंधु को यही समझाता है कि बेटा तुम शासक बने नहीं हो, तुम शासक बने नहीं हो, तुम शासक बनाए गए हो, और जब चाहेगा सैयद बंधु तुमको शासन सत्ता के पद से हटा देगा। सैयद बंधु में 2 भाई, एक का नाम है अब्दुल्ला खां और एक का नाम है हुसैन अली। तो दोनों नाम को जोड़ करके एक कर दो ना, अब्दुल्ला हुसैन। एक का नाम है अब्दुल्ला खां और एक का नाम है हुसैन खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां ये 2 सैयद बंधु हैं जिन्होंने इतिहास में और उत्तर मुगल काल में इतिहास रचा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने दम पर शासक बनाया है, दैट इज किंग मेकर। यही कारण है कि ये नृप निर्माता कहा जाता है। तुम लोगों के लिए क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं कि ये लोग नृप निर्माता है मुगल काल का। बंगाल का नृप निर्माता कौन है बताओगे कमेंट्स में कि बंगाल का नृप निर्माता कौन कहा जाता है। तो अब तुम ही लोग बतलाओ कि सैयद बंधु शासक अपने दम पर बना है कि बनाया गया है? अरे बना है कि बनाया गया है? तो सैयद बंधु के सहयोग से फ़ारूक सियर शासक बनाया गया है। यही वो कारण था कि सैयद बंधु, देखो सैयद बंधु कमज़ोर दिमाग का धनी इंसान है। हमारा लैंग्वेज तनी पकड़ना यार, इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर BA पास होना तो कंपलसरी है। सैयद बंधु
कमज़ोर दिमाग का धनी आदमी है। इसको हर कोई समझाना शुरू करता है कि यारा तुम शासक बने नहीं हो, बनाए गए हो। और एक भाई जब सेहत बंधु में एक भाई प्रधानमंत्री, एक भाई सेनापति, तुम हो कहाँ? वो जब चाहेगा तुमको पद से हटा सकता है, किसी और को बैठा सकता है। तो एक चीज़ दिमाग में रख लेना, कमज़ोर ब्रेन का आदमी तेज तर्रार आदमी से बहुत डरता है। और तेज तर्रार आदमी की एक पहचान होती है, वो किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है। ये निकला खांटी बौका, कौन? फर्रुख सियर। अब इसको लोगों ने कहा, चूंकि राज दरबार में 4 गुट थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। अरे बोकवा गुट का सहारा लिया था, हिंदुस्तानी गुट का। तो अन्य गुट जो ईरानी, तुरानी और अफगानी है, उन लोगों ने फर्रुख सियर को समझाना शुरू किया। और उन लोग जब कन्विंस किया ना, तो कन्विंस हो गया, समझ लिया कि जो बोल रहा है वो सच है। तो लोगों ने कहा कि दोनों भाई में से दोनों भाई को मरवा दो, दोनों भाई में से दोनों भाई को मरवा दो। अभी षड्यंत्र रचता है दगाबाजी का, और विश्वास मानो दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखो। और जिस किसी ने दगा किया जाके उसका घर देखो। ज्वलंत उदाहरण है यार फर्रुख सियर, ये हम अपनी ओर से बोले हैं, ध्यान रखना। अब ये जो फर्रुख सियर है उसमें एक भाई को चाहता है कि हम मरवा दें, और इसी को मरवाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचता है। ये जो षड्यंत्र रचता है ना, उस षड्यंत्र की कहानी भी अजीबोगरीब है। वो चाहता है कि दोनों भाई का वर्चस्व जब टूट जाएगा, दोनों भाई का जब वर्चस्व टूट जाएगा, तो फिर शासन सत्ता की कड़ियाँ मेरे हाथों में जुट जाएगा। तो ये जो हुसैन अली है, देख रहे हो ना, इसको सेनापति बनाया गया था। और ये जो अब्दुल्ला खां है, इसको वजीर बनाया गया था। उपाधि अपनी जगह में रट सकते हो तो रटना, नहीं तो छोड़ देना, उतना का कोई ज़रूरत नहीं है। परिणाम ये हुआ कि इसमें एक भाई को दक्षिण भारत भेजता है, दक्षिण भारत षड्यंत्र के तहत भेजा जाता है। ये जो हुसैन अली है ना, इसके साथ दुर्घटना जो घटती है उसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। एक हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां को दक्षिण भारत भेजा जाता है। दक्षिण भारत ये कह के भेजा जाता है कि जाओ फलाना राजा से मिलो। और जिस राजा के पास दक्षिण भारत भेजा गया था उसको हिदायत दी गई थी कि जाएगा, जाने के साथ इसका कत्ल कर देना। यारा अब्दुल्ला खां को रास्ते में ही पता चल गया कि फर्रुख सियर बेटा खिलाड़ी बन रहा है, हमको भेज रहा है, हमको मरवाने भेज रहा है। ये भी क्या किया, अपने लावा लश्कर के साथ जो जा रहा था उसको वहीं छोड़ दिया और सीधे राजा के पास जा मिला। और राजा के को जाकर के कहा कि फर्रुख सियर ने हमको भेजा है तुमको मारना। यारा अगले का तो टावर छोड़ दिया, अगले का टावर छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। अब वो कहने लगा कि नहीं, हमको कहा है कि तुमको मारो। तो वही अब्दुल्ला खान ने कहा है कि हमको अगर नहीं कहा होता तो हम सेना उना लेके क्यों आते। और तुम जानते हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों मिल गया, वापस रिटर्न बैक दिल्ली को आया और आकर के फर्रुख सियर का गला घोट के हत्या कर दिया। भारत का इतिहास गवाह है यारा कि मुगलों को बादशाह कहा है, यूं ही नहीं कहा है। मुगलों की जुबान से निकली हुई हर बात एक ईश्वरीय आदेश हुआ करता था। यूरोपीय कंट्री के राजाओं की तमन्ना हुआ करती थी, जरा शब्द को समझना ढंग से। यूरोपीय कंट्री के राजाओं की तमन्ना हुआ करती थी कि मुगलों के सेनापति के बराबर अगर मैं हैसियत प्राप्त कर लूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आज एक ऐसा मुगल बादशाह है फर्रुख सियर जो अपनी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। धिक्कार है। यही कारण है कि इतिहासकारों ने इसको कायर कहा है। और वो भी कायरता ऐसी वैसी नहीं जिसमें घृणा के लायक हो। यार बादशाह हो, वजीर हटाना हो, सेनापति हटाना हो, किसी और को लाना हो तो तेरा एक आदेश ही काफ़ी होना चाहिए।
एक आदेश ही काफ़ी होना चाहिए। यही कारण है कि फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। दूसरी बड़ी चीज़, ये सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। इसने एक काम किया था, बंदा सिंह को, किसी बुक में बंदा बहादुर मिलेगा, सिखों का नेता है, इसको लगा था कि इसको गिरफ्तार कर लेंगे और लोगों को कहेंगे कि इस्लाम को स्वीकार कर लो तो कर लेगा। बंदा सिंह को भी यही कहा गया था कि इस्लाम को स्वीकार, कहा कि ना यार नहीं करेंगे। तो कहा कि नहीं करोगे 2 लाख रुपया दो। कहा कि वो हम धर्मगुरु हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर अंततः इसको फांसी की सज़ा दे दी गई। यही कड़ी चला। तो बंदा बहादुर को इसने फांसी की सज़ा दी। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। सैयद बंधु में 2 भाई हैं, अब्दुल्ला और हुसैन। तो इसमें अब्दुल्ला प्रधानमंत्री है और हुसैन सेनापति है। और इसी हुसैन को छुरा मार करके हैदर बेग के माध्यम से इसकी हत्या करवा दिया। फर्रुखसियर का कालखंड एक अजीबोगरीब कालखंड था। सैयद बंधुओं को एक बात समझ में आ गया। वो बात यह समझ में आया कि अगर राजा बोका हो तो उसको कोई भी कन्विंस कर सकता है, बेटा हिला डुला देगा तो बर्बाद हो जाएगा। और अगर राजा बहुत तेज हो तो हमको पावर नहीं देगा। जो हम कह रहे हैं इसका मतलब समझना कि अगर फर्रुखसियर जैसा राजा होगा तो उसको कोई भी समझाएगा तो समझ लेगा, कुछ भी समझा देगा। लेकिन अगर बहुत टैलेंटेड व्यक्ति को शासक बना दिया जाएगा, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब जैसा होगा तो किसी के हाथ में पावर की एक कड़ी नहीं देगा। इसलिए उसको चाहत थी कि शासक ऐसा हो जिसके पास दिमाग नाम का कोई चीज़ ज़्यादा ना हो। बात समझोगे? यही कारण है कि इसने सैयद बंधुओं ने जिसको अबर शासक बनाया उसका नाम था रफ़ी-उद-दर्जात। ये भी सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, बहुत कम समय तक शासक रहता है। और जानते हो इसकी कमजोरी थी दारू। और जब इसके मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, जमींदारों ने, सलाहकारों ने जाना कि इसकी एक ही कमजोरी है दारू, यह दम भर दारू पिलाया। हो सकता था कि शाम को पीता होगा। अब तो बेटा सवेरे स्कूला करना शुरू किया। भाई लोग इतना दम भर दारू पिलाया ना कि 6 महीना के अंदर अंदर मर गया। इसका मरना सैयद बंधुओं के लिए एक आघात से कम नहीं था। तब इसने बनाया रफ़ी-उद-दर्जात के बाद रफ़ी-उद-दौला को। इस बेटा को अलगे बीमारी था। इसको उस जमाने में टीबी का रोग था और ऊपर से अफीम का लत था। भाई लोग इतना उच्च नस्ल का अफीम चटवाया कि चाटते चाटते ही बंदा ऊपर चला गया, तो मारा गया। सैयद बंधुओं के सहयोग से ये भी बना था, शाहजहां द्वितीय की उपाधि लिया। और इतना बड़ा कायर था कि राजमहल से अपने पूरे जीवन काल में एक बार बाहर निकला। अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार राज दरबार से बाहर निकला। अब सैयद बंधुओं की छवि हो गई पूरी खराब इस संदर्भ में हुआ कि पूरे उस कालखंड में, मुगलों के कालखंड में मैसेज ये चला गया कि सैयद बंधु जिस किसी को शासक बनाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब सैयद बंधु टोटका हो गया, अपशगुन हो गया। तब सैयद बंधुओं को लगा कि अगर ऐसे कैरेक्टर को शासक बनाया जाए जो कम से कम स्वस्थ हो और जीवित रहे, तब उसने 19-20 साल के बंदे को शासक बनाया और उस बंदे का नाम है मोहम्मद शाह। अब तुम ही लोग बतलाओ, जब तुम लोग इंटर में पढ़ता होगा, बगल से लड़की गुजरती होगी तो लगता नहीं था कि करंट गुजर रहा है, और तोरा नहीं लगता हो तो नहीं लगता, हमरा लगता था। इसी अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं। इसको कोई कमजोरी नहीं था, एक ही कमजोरी था और वो कमजोरी थी सुंदरियाँ। किसकी? मोहम्मद शाह की, चूँकि प्रकृति से रंगीन मिजाज का था, इसलिए ये कहलाया रंगीला बादशाह। जब इसके मंत्रियों ने, संतरियों ने, तमाम लोगों ने जाना कि इसकी एक ही कमजोरी है, तो यारा गाड़ी में भर भर के इसको गिफ्ट में लड़की ला के दिया।
हरम में महिलाओं की तादाद बहुत थी। इसके कालखंड में उर्दू साहित्य का ज़बरदस्त विकास हुआ। ये मोहम्मद शाह तनी अजीबो गरीब भी था यार, साड़ी पहन के ही नाचता भी था। मैंने झुम बराबर झुम शराबी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी खूब चला। किसके कालखंड में? मोहम्मद शाह के कालखंड में। उर्दू का विकास हुआ किसके कालखंड में? मोहम्मद शाह के कालखंड में। और हरम में महिलाओं की तादाद जबरदस्त थी। ये सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया अंतिम शासक है। सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया ये अंतिम शासक है। सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया ये अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। यही वो करैक्टर है जिसको हमने कहा कि रंगीला बादशाह कहा गया, सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनाया गया। इसका वास्तविक नाम है रोशन अख्तर। इसके कालखंड में अभी हमने बतलाया था हत्या कर दी गई, ये कर दिया गया हुसैन बेग का, सच है हैदर बेग ने हत्या किया था, लेकिन इसके कालखंड में किया था, मोहम्मद शाह के कालखंड में। अब जरा समझोगे जो हम कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद शाह के दरबार में एक व्यक्ति वाकई बहुत जेन्युइन था, उसका नाम था चिनकिलीच खां। ध्यान रखोगे, चिनकिलीच खां। इसको उपाधि दी गई थी निजाम उल मुल्क की। चिनकिलीच खां उर्फ निजाम उल मुल्क। चिनकिलीच खां उर्फ निजाम उल मुल्क। चिनकिलीच खां उर्फ निजाम उल मुल्क को लग रहा था कि कहीं मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के दबाव में आकर के तो काम नहीं कर रहा है। ये बंदा ज़्यादातर समय हरम में ही जीता, हरम में ही मरता, हरम में ही रहता, हरम ही इसका धर्म था, हरम के ही रहमो करम पर ये जीवित था। अब इसको लगने लगा कि हरम से अगर इसको मुक्ति दिला दी, क्योंकि चिनकिलीच खां बार बार कह रहा था कि तुम थोड़ा ध्यान दो, शासन के काम पर ध्यान दो, लेकिन बार बार यही चीज़ लगता कि सैयद बंधुओं के कारण संभवतः ये ध्यान नहीं दे रहा है। अगर सैयद बंधुओं की समाप्ति कर दी जाए तो निश्चित रूप से ध्यान देगा। अभी 2 मिनट पहले हमने बतलाया था कि उसके समय में ये हुआ वो हुआ, ये पूरा प्रोपेगेंडा हत्या का यहीं पर रचा गया था। उसमें हुसैन बेग जो है उसकी हत्या हैदर के द्वारा मोहम्मद शाह के कालखंड में कर दिया गया। और एक भाई को दक्षिण भारत जो भेजा गया, जो कहानी अभी हमने सुनाया था, वो कहानी इसी के कालखंड की है। और इस प्रकार मोहम्मद शाह के कालखंड में सैयद बंधुओं को समाप्त करवा दिया गया। अगर यह पूछे कि सैयद बंधु को जिसको किंग मेकर कहा जाता है, उसकी समाप्ति की घटना किसके समय में? मोहम्मद शाह। हालांकि हम स्टोरी वहाँ सुना दिए जो मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन सुधार दे रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना, ये मोहम्मद शाह के कालखंड में। तो सैयद बंधुओं ने टोटल 4 राजाओं को शासक बनाया। अब चिनकिलीच खां उर्फ निजाम उल मुल्क को, चिनकिलीच खां उर्फ निजाम उल मुल्क को ये लगने लगा था कि अब ये किसी के दबाव में नहीं है तो शासन सत्ता की कड़ियों को पिरोएगा, अच्छे शासन को अंजाम देगा। लेकिन यारा, जिस बंदे के रग में अय्यासी हो, जो राज सत्ता को विरासत में पाया हो, जिसने अर्जा नहीं हो, वो क्या खाक जाने कि सत्ता की स्थापना, संरक्षा, सुरक्षा, आवाम की जनता, इसका क्या दर्द होता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। तब चिनकिलीच खां उर्फ निजाम उल मुल्क शिकार खेलने के बहाने दिल्ली से निकलता है और वो सीधे दक्षिण भारत चला जाता है और वहाँ पर मुगल साम्राज्य के एक पार्ट हैदराबाद को काट करके हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना करता है। यकीनन यकीन मानिए, हम आपसे YouTube के प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जानकारी नहीं है, आपसे अपेक्षित सहयोग की उम्मीद करेंगे। आप सब्सक्राइब कर दें, उचित सलाह दे दें। मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें अगर आपको अपील करती हैं तो मैं फिर इस चैनल को कंटिन्यू रखूँगा, अन्यथा जो इस बार बंद होगा, कसम से YouTube के प्लेटफॉर्म पर कभी हमको खड़ा आप नहीं पाएंगे। जय हिंद।